हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, यानी इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बीएससी के या अदर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो अब आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 9259641513, क्योंकि देखो जो पुराना हमारा ओल्ड नंबर चल रहा है 9639264080, इस पर काफ़ी दिनों से कुछ इशू चल रहा है और इस वजह से अब आपको न्यू नंबर पर मैसेज करना है। साथ ही आप न्यू जो नंबर है सेम नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, यानी इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इसका मतलब क्या है? तो देखो, विटनेस यानी कोई भी गवाह है, उसकी गवाही पर ऐतराज़ करने के 3 ग्राउंड्स या 3 आधार यहाँ पे बताए गए हैं, जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर उसकी विश्वसनीयता पर आपत्ति उठाई जा सकती है। यानी कोई भी गवाह है, उसके क्रेडिट को इम्पीच करना यहाँ पर ये बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गवाह है, उसकी ईमानदारी और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। अब वो 3 ग्राउंड कौन से हैं जिनके आधार पर किसी भी गवाह की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा सकता है या उस पर आपत्ति उठाई जा सकती है? तो पहला ग्राउंड है उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता के योग्य नहीं समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो गवाह बन के आया है वो एक बेईमान है। यानी कि कुछ लोग की नॉलेज में ये मानना है, कुछ लोगों का अपनी नॉलेज में, कि वो व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा ग्राउंड है जिसके आधार पर किसी भी गवाह की विश्वसनीयता पर आपत्ति की जा सकती है, वो है ये साबित करके कि साक्षी को, यानी जो गवाह है, उसको रिश्वत या रिश्वत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। मतलब या तो गवाह को रिश्वत दी गई है या फिर रिश्वत का उसे प्रपोजल दिया गया था और उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, उसने उस रिश्वत को स्वीकार कर लिया, ठीक। या फिर उसे साक्ष्य देने के लिए, उसे गवाही देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है, मतलब उसे किसी भी तरीके का कोई लालच मिला है। तो यहाँ पर ये इसका दूसरा ग्राउंड हुआ। थर्ड पॉइंट में बताया गया है असंगत पिछले कथनों को साबित करके, यानी कि पहले गवाह कुछ और बोल रहा हो और बाद में वो कुछ और बोलता हो। तो ये हो गया इसका तीसरा ग्राउंड। तो एक तरीके से यहाँ पर ये 3 चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ है तो इस आधार पर किसी भी गवाह की विश्वसनीयता पर जो है यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है। यानी किसी भी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है, उसकी ईमानदारी, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, उसको हम और एक एक करके देखो डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति है मान लो, और उनकी नॉलेज में ये है कि वो उस व्यक्ति को विश्वास के योग्य नहीं समझते, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि ये जो गवाह बन के व्यक्ति आया है या जो भी विटनेस है, उसे वो विश्वास के योग्य नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मान लो कि वो उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं, है ना, उनके पास नॉलेज है उसके बारे में, और उस आधार पर वो कह रहे हैं कि वो विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जानकारी अपनी होनी चाहिए, किसी सुनी सुनाई बात पे आधारित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और से सुना और आकर ये बात बोल दी कि ये गवाह इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि मैंने तो उससे सुना था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी बात पे व्यक्ति का आधार होना चाहिए, अपनी पर्सनल नॉलेज में होनी चाहिए वो चीज़। सेकंड है साबित करके कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या रिश्वत का प्रपोजल दिया गया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे इस सेक्शन के हिसाब से जो सेकंड ग्राउंड है, उसमें ये साबित करना पड़ता है कि जो गवाह है, जो भी विटनेस है, उसने क्या किया है, रिश्वत ली है या रिश्वत के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, या फिर एविडेंस देने के लिए उसे कोई और दूसरी तरीके का लालच दिया गया है। और ऐसे व्यक्ति को जो लालच लेकर या किसी भी चीज़ को रिश्वत के आधार पर अगर कोई भी गवाही देता है या विटनेस बन के आता है, तो उसको हम स्वतंत्र गवाह नहीं कहेंगे, है ना, इस तरीके से। सेकंड आता है असंगत पिछले कथनों को साबित करके। अब ये थर्ड पॉइंट है और थर्ड ग्राउंड है इस सेक्शन में जो बताया गया है।
इसके आधार पे गवाह के ऐसे पहले कहे गए कथन दिखाकर, मतलब उसकी पहले कही गई ऐसी स्टेटमेंट को दिखाकर जो उसने पहले कहा था, उसकी विश्वसनीयता पर आपत्ति की जा सकती है। जो आज के टाइम पे जो वो कह रहा है, जो वर्तमान में वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसका खंडन करती हूँ वो चीज़ें। तो पहले वो कुछ और बोल रहा था, आज वो कुछ और बोल रहा है, इस आधार पर भी उसकी विश्वसनीयता पर यहाँ पर आपत्ति उठाई जा सकती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जो आपके सेक्शन नंबर 158 में बताए गए हैं, जिससे हम किसी भी विटनेस की जो क्रेडिट है उसको यहाँ पर इम्पीच किया जा सकता है। स्पष्टीकरण की बात करूँ तो कोई भी गवाह जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अयोग्य घोषित करता है, मान लो कोई व्यक्ति आकर ये कह रहा है कि ये जो विटनेस है ये विश्वास के योग्य नहीं है, अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है, तो उसकी जो एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें भले ही वो अपने विश्वास के कारणों को ना बताए, है ना। मुख्य परीक्षा किसके द्वारा होती है? मुख्य परीक्षा होती है उस पार्टी के द्वारा जो पक्षकार उस व्यक्ति को, उस विटनेस को बुलाता है, मैंने बताया था ना। और जो प्रति परीक्षा होती है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? जो एडवर्स पार्टी होती है। और फिर से री एग्जामिनेशन होता है उस पार्टी के द्वारा जिसने उस व्यक्ति को बुलाया है। तो यहाँ पर अगर मुख्य परीक्षा में वो व्यक्ति अपने आधार को, अपने ग्राउंड्स को नहीं बताता कि वो उस साक्षी पर विश्वास को अयोग्य उसको समझता है, तो लेकिन जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उससे उन कारणों के बारे में पूछा जा सकता है और उन उत्तरों का खंडन नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर वे झूठे हैं, वो मिथ्या हैं, तो उस पर फॉल्स एविडेंस देने के लिए आरोप लगाया जा सकता है, उस पर फॉल्स एविडेंस के यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं केस लॉस की, जिससे चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है जीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1976 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी गवाह का जो पहले कहा गया विपरीत कथन है, मतलब जो उसने पहले स्टेटमेंट दी थी और जो वो आज के टाइम पे कह रहा है, उसका जो भी दोनों बातों में अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, पहले वो कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है, तो अगर हमें उसका खंडन करना है उसकी गवाही का, तो वो उसी की गवाही के लिए किया जा सकता है। मतलब किसी और व्यक्ति की खंडन के लिए आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। साफ लिखा है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप असंगत पिछले कथनों के द्वारा, मतलब जिस व्यक्ति को आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले कुछ और बोल रहा था, आज कुछ बोल रहा है, तो वो चीज़ सिर्फ आप उस व्यक्ति की गवाही का खंडन करने के लिए कर सकते हो, किसी अदर पर्सन के संबंध में आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है टिपन्ना वर्सेस घनश्याम 2004। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम पॉकेट गवाह कहेंगे, मतलब ऐसे व्यक्ति को हम पॉकेट विटनेस कहेंगे। किसको कहेंगे पॉकेट विटनेस? जो इसके सेकंड ग्राउंड में बताया गया है, मतलब कि उसने या तो रिश्वत ली है या फिर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। और अगर मान लो कोर्ट में ये बात प्रूफ हो जाती है कि कोई गवाह है और उसने रिश्वत ली है या रिश्वत के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, या मान लो उसे कोई भी अदर लालच मिला है ना गवाही देने के लिए, वो लालच में पड़ गया, तो यहाँ पे ये फैक्ट साबित होने पर गवाह की विश्वसनीयता कोर्ट ने कहा कि पूरी तरीके से मिट जाती है ना, उस पर से विश्वास ही उठ जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट केस हैं। जो फर्स्ट केस था वो आपके थर्ड ग्राउंड से रिलेटेड है और जो सेकंड केस है वो आपके सेकंड ग्राउंड से रिलेटेड है। ये पॉकेट विटनेस की बात करता है और ये बात करता है पिछले कथनों को, और आज के टाइम पे वो कुछ और कह रहा है और पहले टाइम पे वो कुछ और कह रहा था। तो दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।